नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सारी मानवता के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। 1.5 साल से ऊपर हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं। मानवता का वहां भी विनाश हुआ, प्रॉपर्टीज का विनाश हुआ, अरबों खरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ। अभी ये विवाद और युद्ध थमा नहीं था कि हमारे सामने एक और युद्ध आकर खड़ा हो गया और यहां पर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ वैसे ही जैसे यूक्रेन युद्ध में बढ़ती नजर आ रही थी। इसराइल और हमास के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, मैं एक्चुअली इसको पैलेस्टाइन का युद्ध कहना बंद कर दिया, इसको मैं हमास वर्सेस इसराइल कहना शुरू कर दिया है। जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट है। यहां भी बहुत सारे देश हैं जो अभी से अपनी रिएक्शंस और एक्सट्रीम रिएक्शंस दे रहे हैं। अभी जो रिएक्शन आ चुकी है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया से रिएक्शन नहीं आई है। मेरे पास अभी एक मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज के द्वारा शायद रिएक्शन अभी तक नहीं आया, तो उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसने रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। शायद इस बीच में आज वो रिलीज करें कुछ, या आया हो तो मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो यही है। पर हमास ने जो इस युद्ध को स्टार्ट तो कर दिया और युद्ध का दिन भी फिर से 6 अक्टूबर चुना। अब 6 अक्टूबर 1973 1973 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और लगता है कि उसी चीज को यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसकी तैयारी 1 हफ्ते से चल रही थी, वो भी लेबनान के अंदर चल रही थी, ये भी खबरें आई है। हिजबुल्ला उसका बहुत बड़ा पार्ट था। अभी जिस ढंग से हिजबुल्ला ने आक्रमण किया है कई एरियाज में, तो वो इस बात का सबूत भी है। लेकिन बहुत सारे और प्रश्न भी हैं कि मोसाद क्या कर रहा था, इजराइल की जो रक्षा प्रणालियां थी वो क्या कर रही थी, इजराइल के जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो क्या कर रहे थे। दुनिया भर में आपका विश्वास है कि आपके एम्यूनिशन, आपकी रक्षा प्रणालियां सबसे उत्तम है, आप दुनिया की रक्षा करने की वादे करते हो, लेकिन आप अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अभी जो लेटेस्ट मेरे पास जो न्यूज आ रही है वो ये बता रही है कि मोर देन 700 इजरायलीज हैव बीन किल्ड। 700 से ज्यादा इजरायली मृत्यु की गोद में जा चुके हैं, और करीब करीब इतने ही गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियन है वो भी मृत्यु की गोद में जा चुके, करीब 1500। हजारों लोग हॉस्पिटल में हैं, घायल हैं। जिस दिन ये घटना होती है और 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे जाते हैं, मैं भी हैरान होता हूं कि भाई ये प्रोवोकेशन क्या था। ये बात मैं मान के चलता हूं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में फ्रिक्शन पहले था, आज है, कल भी रहेगा। ये फ्रिक्शन खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये फ्रिक्शन या जो थ्रेट्स थे वो इतने बड़े नहीं थे कि फुल स्केल वॉर का रूप ले लें। वो मैंने भी नहीं सोचा, तो शायद दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं था। चलिए, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। इजराइल को खुद को, उनकी अपनी सरकार को, नेतन्याहू को, मोसाद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या होने जा रहा है। एंड दे वर कॉट नैपिंग, एक्चुअली दे आर कॉट स्लीपिंग रादर, आई वुड से, कि 20 मिनट के अंदर इतने रॉकेट छोड़ते हैं और आपकी रक्षा प्रणालियां फेल हो जाती है, मोसाद को पता नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं इजराइल की, खास तौर से जो उनकी डिफेंस सिस्टम्स हैं। डबल अटैक है। इजराइल शुरुआत में तो वीक पड़ता नजर आ रहा है, अमेरिका उसके रेस्क्यू को आया है। एक खास बात है कि इसमें सऊदी अरब और यूएई की टिप्पणियां बहुत बैलेंस्ड आई हैं, वो शायद अभी किसी का भी साइड लेने के पक्ष में नजर नहीं आते हैं, तो कोई एक्सट्रीम रिएक्शंस नहीं आ रही हैं। ईरान की एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, लेकिन बाकी अरब कंट्री उन एक्सट्रीम रिएक्शन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा मसला क्या है, हम बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको कैसे देखा जाए, उसको किस ढंग से हम उसको एनालाइज करें, क्योंकि युद्ध के तो हम भी समर्थक नहीं हैं। हम भी युद्ध को नहीं कहेंगे कि होना चाहिए, आप पीसफुल बैठ के जो भी समस्या सुलझा लीजिएगा। और भारत ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। अब मैं क्या कहूं, भारत को भी शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, लेकिन अब रिएक्शन दे दिया तो अब दे दिया, अब क्या किया जा सकता है। ट्रेडिशनली इंडिया पैलेस्टाइन का समर्थक रहा है, लेकिन इसराइल को भी अपोज नहीं किया, तो इंडिया का बैलेंस लेके चल रहा था दोनों के बीच में। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उससे ये बैलेंस थोड़ा थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं कोई भी एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन वो जो संतुलन था इसराइल के बीच में और पैलेस्टाइन के बीच में भारत की नीति में, वो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता नजर आ रहा है। तो मसला क्या है,
इसी मसले पर बात करने के लिए आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद है, मैं परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर और एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने नमस्कार। वक़्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुजरात की भूमि से हिमांशु भयानी जी भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उनकी बहुत सूक्ष्म पकड़ है विदेश नीति पर भी, विदेश व्यापार पर और भारतीय व्यापार पर भी। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ विश्लेषक सुनील शुक्ला जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं वो भी, और बहुत देशों में बहुत सारे समिट्स उन्होंने कवर किए हैं, तो उनका अनुभव बहुत बड़ा है। एम्बेसडर साहब, पहले आपके पास आता हूँ। ये हुआ क्या अल्टीमेटली? क्या प्रोवोकेशन था जो इतने बड़े युद्ध के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, ओवरनाइट कन्वर्ट हो गया? मैं नहीं समझ पाया इस बात को, कि मैं नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, इज़राइल खुद भी नहीं समझ पाया कि हुआ क्या है। थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइए डॉक्टर साहब। इसमें ऐसा है कि जब हुआ तब तो सभी के लिए बहुत बड़ा शॉक था, पर ये जो रातों-रात नहीं हुआ है, तो ये समझने में एक जो इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें तो एक तो ये चीज़ है सबसे पहले कि योम किपुर जो हुआ था, जब इजिप्ट और सीरिया ने किया था, उसी तरह का 50 साल बाद हो रहा है। वैसे उनका भी ये 75 साल हो रहे हैं, उनका विषकाल जैसा लग रहा है वो ये पूरे रीजन में। तो इसमें दिक्कत ये हुई है सबसे बड़ी, कि जैसे आपने बताया कि इस तरह का अटैक और इतनी बड़ी कैजुअलिटी इज़राइल ने कभी देखी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जो कैजुअलिटी के नंबर लोग सोचते हैं यार, इज़राइल के लिए एक-एक आदमी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। एक डेथ या कोई प्रिज़नर हो, तो ये चीज़ें इज़राइल के लिए बहुत ही मायना रखती है। या आपको याद होगा कि उन्होंने जो लेबनान में 6 साल बाद एक सोल्जर के लिए उन्होंने काफ़ी प्रिज़नर को रिलीज़ करके 2006 में पकड़े गए थे। उसके बाद 2000 आई थिंक 14 में 3 यंग यूथ को पकड़ के ले गए थे। बहुत बड़ा उसमें इसी इतना बड़ा नहीं हुआ था, पर वॉर जैसा हो गया था और काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था। तो इज़राइल में इतनी बड़ी कैजुअलिटी, और पर्टिकुलरली जब एक गवर्नमेंट जो कि अल्ट्रा राइट कह सकते हैं, जिंगोइज़्म पे है, और उनके साथ 2 काफ़ी अल्ट्रा रिलीजियस पार्टी है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल समय है। जैसे हमारे इंडियन इज़राइल एम्बेसडर इन इंडिया का, इट इज़ नॉट सिंपल सिचुएशन। ये मेरे को लगता है काफ़ी डिप्लोमेटिक है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और ये जो हुआ है, वो योम किपुर की तरह ही उनका एक और दूसरा बड़ा फेस्टिवल है, सिमाक तोरा, कि जिसमें इसको पूरी एक तोरा की साइकिल पढ़ते हैं और उसका जब एंड होता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही जिसकी वजह से कैजुअलिटी ज़्यादा है, और किडनैपिंग में जो यंग लोग पकड़े गए वहाँ गाज़ा ले गए, तो वहाँ एक बहुत बड़ा आउटडोर ट्राइबल फेस्टिवल होता है, नोवा, ट्राइब ऑफ नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल है, जिसमें फॉरेन से भी लोग आते हैं। पूरी नाइट वो लोग पार्टी करते हैं। और ये सब चीज़ों का प्लानिंग 1 वीक या 10 दिन में नहीं हुआ है। ये काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग किया होगा कि कौन सी डेट है, ये फेस्टिवल आ रहा है। पर सबसे ताज्जुब की बात जो आप कह रहे हो कि 1000 से ज़्यादा लोग पैराग्लाइडिंग, नेवी, बुलडोज़र, ट्रक, मोटरसाइकिल, और टोटल जो इज़राइल में एक ऐसी सिस्टम है, किबुत्ज़ होते हैं कि जहाँ लोग रहते हैं, उनकी लोकल ट्रेनिंग होती है, वहाँ थोड़ा बहुत लोकल पुलिस फ़ोर्स भी होता है, कमांडो भी होते हैं। पर 30 जगह पे, अलग-अलग जगह पे हुआ। उसमें से अब 28 के आसपास तो मेरे ख्याल से वापस लिए। सिडेरोट एक बहुत बड़ा सिटी है, उनका पॉपुलेशन कम होता है, पर उनको बड़ी कह सकते हैं। वहाँ भी अभी पुलिस और उसके जो पुलिस थाना था उस पर कंट्रोल था, और शूटिंग इनडिस्क्रिमिनेट हुआ है। इसका मतलब कि 6 घंटे तक, जो कहीं मेरे इजराइल में भी दोस्त है तो जिनसे बात होती है, तो किबुत्ज़ से लोग फ़ोन कर रहे थे, 6 घंटे तक रिस्पांस नहीं आया, जो इजराइल के लिए बहुत ही अनयूजुअल है कि इमीडिएटली उनका रिस्पांस हो। जैसे आपको याद होगा कि एनटेबी में उन्होंने एनटेबी में सभी को, और उसमें जो मारे गए थे वो नाथानियों के बड़े भाई थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर के लिए लोग ग्रूम कर रहे थे। तो उनकी एक कैजुअलिटी के बिना सभी को वहाँ से लेके आ गए। मोसाद का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, पर इसमें मोसाद का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोसाद जनरली एक ऐसी एजेंसी है कि जो फॉरेन में अपने एजेंट ओवर द ईयर्स प्लांट करती है। अब गाज़ा स्ट्रिप एक ऐसी जगह है 2.5 मिलियन में, जहाँ कोई आदमी को बाहर से लाना है या किसी को, पर बीन सेट जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उनकी कोई भनक इनको नहीं लगी है। और जो रिस्पांस टाइम है, मुझे लगता है कि रिस्पांस भी थोड़ा, जो कहते हैं ग्राउंड फोर्स या एयर स्ट्राइक, पहले जैसा इजराइल का, कि जिस जैसा आपने बताया कि दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस में
और इंटेलिजेंस में इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। पूरे मिडल ईस्ट में उन्होंने एक बैलेंस रखा था। तो इस बार परिस्थिति थोड़ी पहले जैसी इतनी अच्छी नहीं रही है। ये हुआ क्यों? इसकी कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं जाते, पर 2014 के बाद इज़राइल में उनका ध्यान रहा एक तो कि टारगेटेड किलिंग। आपको याद होगा कि इज़राइल ज़्यादातर, जैसे ईरान में उन्होंने टारगेटेड किलिंग किया था, तो उनका ज़्यादातर ध्यान टारगेटेड किलिंग में रहा। दूसरी चीज़ उनकी ये रही कि उन्होंने काफ़ी अच्छे सिस्टम बनाई है, सेंसर सिस्टम है, वहाँ वायरिंग कर दिया है, ये सभी चीज़ें की थी। पर जो एक चीज़ मुझे लगती है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो टाइमिंग इसलिए है कि 2019 के बाद इज़राइल में काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, जिस पर हमने भी 2-3 बड़े प्रोग्राम किए थे। अब इसके अंदर आपको याद होगा कि नेतन्याहू, उनके ऊपर कुछ लीगल केसेस हैं, उनके प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर एक्स जेल में गए हुए हैं, कहीं और लीडर गए हुए हैं। तो नेतन्याहू ने जो जुडिशरी ओवरहॉल की, तो उसमें लास्ट 4-5-6 महीने से हज़ारों की संख्या में लोग स्ट्रीट में आते हैं। और इज़राइल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिजर्व्स होते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है, वो कंपल्सरी होती है, वो विदेश से भी लोग आते हैं और हर साल ये ट्रेनिंग होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ट्रेनिंग लेने के लिए लोगों ने इनकार किया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो बहुत ही, जो कहते हैं कि ऑब्वियस है, कि इज़राइल में इंटरनल जो टर्मोइल हो रहा था, कुछ मरमर हो रहे थे कि इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट के लिए, पर ये जो सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये हुई कि अब्राहम अकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्ड था, नॉर्मलाइजेशन। तो हिजबुल्लाह ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर द पीपल टू मैस दोज हु आर सीकिंग नॉर्मलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल बहुत ही नज़दीक थे एग्रीमेंट के। अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हुआ है बाकी कंट्री के साथ, जिसमें मोरक्को और सूडान भी है, यूएई है, जिसके साथ हमारा है I2U2 प्रोग्राम जो है कि यूएई, यूएस, इज़राइल। तो ये जो हुआ है उसमें एक चीज़ ये भी है कि अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद पैलेस्टाइन के जो ऑक्यूपेशन है, उनमें गाज़ा स्ट्रिप में, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्ट, टेररिस्ट एक्ट को कोई जस्टिफाई करे, इट्स अ वेरी बिग टेररिस्ट एक्ट, पर दोनों जगह जो लोग रहते हैं, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, पावर सप्लाई इज़राइल से होता है। और वेस्ट बैंक में भी यही प्रॉब्लम है। और वेस्ट बैंक में दूसरी प्रॉब्लम, जो ट्रम्प, अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद ट्रम्प ने जो इसमें ट्रम्प बाइडेन को कल स्टेटमेंट में करे थे, बड़ी हंसी की बात थी, पर जेरूसलम को कैपिटल बनाया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि वेस्ट बैंक में काफ़ी नए घर बन रहे हैं, इस जेरूसलम में भी काफ़ी। तो ये सब चीज़ों, और सबसे लास्ट जो हुआ है, इन्होंने जो ऑपरेशन है उसका नाम दिया है अल स्टॉर्म। ये मॉस्क है, ये रिलीजियस साइट है, वो क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यू तीनों के लिए है। और वहाँ कुछ इजरायली यूथ कुछ दिन पहले एंटर हुए थे अलस मॉस्क में। और ये चीज़ जनरली इसराइल में होती नहीं है। ये कई दिनों से इस जेरूसलम में, मैंने कहा कि जो लास्ट 6-8 महीने से पर्टिकुलरली अल्ट्रा राइट, अल्ट्रा रिलीजियस गवर्नमेंट आने के बाद, और गवर्नमेंट अल्ट्रा रिलीजियस, पर्टिकुलरली बेन ग्वीर जो जूइश पावर पार्टी है, और रिलीजियस जियोनिज्म, तो उनका उन पर काफ़ी कंट्रोल है। उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो ये सब चीज़ों का एक, मैं कहता हूँ कि एक परिबड़ नहीं है, कई परिबड़ एक साथ है। तो तैयारी कई दिनों से हो रही होगी। और ये सब सिचुएशन में उन्होंने जो दिन सिलेक्ट किया, उस ये इंटेलिजेंस कैसी एजेंसी योम किपुर के बाद कैसे इतनी बड़ी गलती कर गए, और रिस्पॉन्स टाइम इतना लंबा कैसे लगा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ी इसमें एक माइल्ड रिएक्शन है। इजिप्ट ने भी कहा है कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चाइना ने अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया नहीं है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चक सुमर, जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर है, वो कल ही उनके फॉरेन मिनिस्टर जी से मिले थे, और वो चाइना में है। तो उन्होंने कहा वी आर डिसअपॉइंटेड। बाकी तो आप दूरी जो है वैश्विक परिपटल में सेम रहती है। ईरान, और जो इनके साथ है हमास के साथ, या पैलेस्टाइन भी कह सकते हैं, लेबनान, सूडान, कतार, तो ये सब कंट्री, और इराक भी अभी, तो इन सब का कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है। और अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद मिडल ईस्ट कंट्री, पर्टिकुलरली इसराइल की
जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये इन लोगों को काफ़ी मदद की है, ट्रेड रिलेशन काफ़ी नॉर्मल हो रहे हैं। तो एक डेस्परेशन भी बढ़ता जा रहा था लास्ट अब्राहम एकॉर्ड के बाद। तो अब्राहम एकॉर्ड लोकल जो कह सकते हैं, ये अलग मौसम में हुआ जो इमीडिएट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कह सकते हैं, और साथ में इसराइल के अंदर खुद जो डिवीज़न हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये प्लान बहुत समय से प्लानिंग हुआ होगा। ईरान ने आज उनके प्रेसिडेंट ने हमास के उनके साथ भी बात की है, हजबुल्ला कर रहा है, तो नॉर्थ और साउथ दोनों बॉर्डर पे। पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ये दो चीज़ होगी। एक तो रिटालिएशन, रिटालिएशन नेतन्याहू के लिए ज़रूरी है, और उन्होंने इसको नाम भी दिया है आयरन स्वॉर्ड। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2014 में इसी तरह का जो मैंने पहले बताया कि थर्ड जो हमास के साथ हुआ था, तब उसने कहा कि आई रिग्रेट कि बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर हमने जो कदम लेने चाहिए थे इतने हार्श कदम नहीं लिए। मुझे लगता है कि ग्राउंड फोर्सेस अभी थोड़ा रिस्ट्रेन इसलिए है कि ऑलरेडी 230 लोग कैप्टिविटी में हैं, जो आज उन्होंने हमास ने बताया है, जिसके अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पर इसराइल का एक कमांडो भी है, उनका डेथ कोर्स का एक कमांडो की डेथ हुई है, एक टाउन किबुस के मेयर। तो ये सब देखते हुए इसराइल का ग्राउंड फोर्स 1, 2 या 3 दिन जितनी भी प्रिपरेशन पूरी प्रिपरेशन करके जाएंगे, जिससे इसराइल की कैजुअलिटी कम हो। आपको याद होगा कि शेरोन ने साउथ लेबनान में किया था, उनकी पॉलिटिकल करियर एक बहुत बड़े जनरल थे, खत्म हो गई थी। लेबनान साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, पर रिटेलिएशन काफ़ी रहेगा, क्योंकि 2018 में भी मेरे ख्याल से नियरली 200 इसराइली की डेथ हुई थी, 2100 पैलेस्टाइनियन मिस गाज़ा में हुआ था। तो इस बार ये जो गवर्नमेंट है, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि माइल्ड या रिस्ट्रेन, सभी कंट्री ने रिस्ट्रेन की बात की है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी के हेड ऑफ स्टेट, मैक्रॉन, स्कोल्स, बाइडेन, ऋषि सुनक, अल्बानीज का भी स्टेटमेंट आ गया है, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वी आर विद देम, इट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट एंड वी सॉलिडली सपोर्ट। सो इसमें जियो पोलिटिकली जो ओवरऑल दूरी है, उसमें कोई ज़्यादा अर्थ सेकिंग चेंज नहीं होगा। पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है। एक तो कितना लंबा चलेगा, जिससे ज़्यादा लंबा चला तो इसमें पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, आई हैव सिंपैथी फॉर देम, कि पुअर पीपल, हमेशा ये जो कई सालों से युद्ध चल रहा है, यासिर अराफात और सब लीडर, दे आर लिविंग इन कंफर्ट, सब ग्राउंड रेज हो जाएगा, सब बिल्डिंग फिर से बन जाएगा, कतार फंडिंग करेगा। पर वेस्ट बैंक और दोनों जगह लोगों को बहुत ही मुश्किल होगी, काफ़ी कैजुअलिटी होगी, जिसमें साइड वो कह सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे, ये सब भी होगा, क्योंकि ये जो टेररिस्ट का एक भी दूसरा फंडामेंटल उनका होता है कि वो सिविलियन के पास रहते हैं, जिससे जब रिटालियन हो तो कम उनको नुकसान हो। और ये चीज़ की वजह से मुझे लगता है कि ये अगले वीक तक चलेगा, और 3-4 दिन में इसराइल कितनी सख्ती से इनके साथ पेश आता है। ऑलरेडी उन्होंने 800 एयर स्ट्राइक किए हैं, जैसे आपने बताया 400, तो इसराइल की 700 कैजुअलिटी है, इनकी 400 है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ मलबे और ये सब है। तो ये ग्राउंड फोर्स मूवमेंट हो गई है, उनकी सबसे बढ़िया टैंक्स जो है अब्राहम जैसी, सब अब बॉर्डर पे मूव होना शुरू हो गया है। 1 लाख के नियर रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया है। नेतन्याहू ने कहा है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल इंसिडेंट, दिस इज़ अ वॉर। सो हम इसको वॉर तो कह नहीं सकते। और उसमें दूसरी एक दिक्कत ये आएगी, इंटरनेशनल जो प्लेयर है उनको, कि हमास कोई स्टेट नहीं है, किसके साथ बात करें। कोई देश हो तो उसके साथ बात होती है, यूएन में बात करेंगे। हमास एक ऐसा प्लेयर है कि जिसका एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, उसका म्यूटेशन होके किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो मुझे जी। लगता है कि हमें 3-4 दिन में आगे और परिस्थिति क्लियर होगी। पर इज़राइल जो फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स है, गलती उनकी हो गई है। पर 10 1 वीक या 10 दिन में लेबनान और दोनों जगह, और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी में है, और ईरान का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड, जिसे 5000 सैनिक ऑलरेडी वहाँ मूव कर दिया है। तो ये परिस्थिति में बाकी जो मिडल ईस्ट में पहले हुआ था, ऐसे बाकी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि इजिप्ट है, जॉर्डन, सीरिया,
आज के दिन में सीरिया की हालत बहुत ख़राब है, लेबनान की हालत तो उससे भी ख़राब है, और सऊदी अरेबिया। तो ये सब नहीं होंगे, उसमें 2 ही कंट्री है जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ईरान एंड कतार। रशिया भी आज के दिन में ज़्यादा हेल्प करने की स्थिति में नहीं है। ये ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगी, जी, पर जियोपॉलिटिकली इसके परिणाम काफ़ी लंबे समय तक 10 सात 1 वीक में ज़्यादा क्लियर होंगे, और हम उम्मीद रखें कि जितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाए, कि जिससे मैंने जैसे कहा कि इसमें जो सफ़र करेंगे वो पुअर लोग, महिलाएं, बच्चे, ये लोग जो जिन्होंने शुरू किया है वो लोग कभी ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। ये ट्रेजेडी जी, है हिस्ट्री की हर एक जगह पे। जी।